हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। एक बड़ी घटना हुई भाई 2 और 3 मई को प्रभाव आज भी दिखा, जहां आप पाएंगे कि सूर्य से निकली सोलर फ्लेयर्स, जिसे हम सौर ज्वालाएं कहते हैं, घातक प्रभाव दिखा। आप पाएंगे कि एक साथ अगर मैं कहूं तो हजारों लाखों की संख्या में परमाणु बम के फटने पर जो ऊर्जा निकलती है, वैसी मैसिव एनर्जी रिलीज करी सूर्य ने, और यह पृथ्वी पर पहुंची। और डायरेक्टली आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो या जापान हो, इन क्षेत्रों में रेडियो संचार पूर्णतः बाधित रहा और इवन ब्लैकआउट रहा। क्या होती हैं सोलर फ्लेयर्स, या मैं कहूं सौर ज्वालाएं, और कैसे बनती हैं, और इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहां जानने वाली बात है, हर 11 वर्षों में साइकिल में चल रही ये सौर ज्वालाएं कैसे पृथ्वी के वातावरण को प्रभावित करती हैं और क्या होने वाला है, आइए इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि क्या होती हैं सोलर फ्लेयर्स, इस पर अगर हम कुछ चर्चा करें तो सहज रूप से यह एक ऐसी स्थिति है जो सूर्य में घटित होती है, प्रभाव भारत में पृथ्वी पर दिखता है। जरा ध्यान से देखें तो हुआ यह भाई कि पिछले सप्ताह सूर्य के 2 सोलर फ्लेयर्स का फॉर्मेशन हुआ, जहां से ज्वालाएं निकली और पृथ्वी पर पहुंची। नंबर जो बताया जा रहा है, इसका जो सौर ज्वाला उत्सर्जित करने वाला स्पॉट था, उसका नाम है भाई AR3663। यह नाम से एक स्पॉट आइडेंटिफाई करा गया, और ऐसा एक स्पॉट नहीं था, इसके पश्चात दूसरा भी स्पॉट बना, इससे कुछ 6 घंटे के पश्चात, यानी कि 2 स्पॉट्स बने जो फटे बाद में उनमें विस्फोट हुआ, और उसके बाद ऊर्जा जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में रिलीज हुई। अब यहां समझिएगा कि ये जो 2 विस्फोट हुए, इन्हें श्रेणी में बांटा गया है। पहला जो विस्फोट हुआ भाई, ये X श्रेणी का विस्फोट था, और इसके बाद जो दूसरा विस्फोट आप देख पाएंगे, ये बेसिकली M श्रेणी का विस्फोट था। अब ये जो विस्फोट हुए, ये विस्फोट वास्तविकता में मैसिव लेवल पर रिलीज करते हैं वास्तविकता में एनर्जी। अब एग्जैक्टली होते क्या हैं ये सोलर फ्लेयर्स, या हम कहें सौर ज्वालाएं? तो आइए जरा चर्चा करते हैं। जो सूर्य है, इसमें हर 11 वर्ष की अवधि में एक साइकिल रिपीट होती है, जो कि इसके चुंबकीय क्षेत्र में आ रहे परिवर्तन के कारण होती है। आई थिंक आपने सुना होगा, जैसे पृथ्वी का जो ध्रुव है, जैसा आप पाएंगे कि हमारा एक चुंबकीय ध्रुव है, उसी प्रकार से सूर्य का भी आपको चुंबकीय ध्रुव दिखाई देगा, और यह रोटेशनल पाथ पर होता है। और जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, हर 11 वर्ष में अलग अलग स्थान में सूर्य पर ये मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो मैसिव लेवल पे सन पे स्पॉट्स का फॉर्मेशन होता है, और वहां से फिर ज्वालाएं जो है वो निकलना प्रारंभ करती हैं। ये 11 वर्ष की एक साइकिल में होता है। अब यहां देखने वाली बात है कि भाई ये जो ज्वालाएं निकलती हैं, इनमें ऊर्जा इतनी ज्यादा कैसे? तो आप जरा देखें तो ये प्लाज्मा के माध्यम को 10⁷ केल्विन तक गर्म कर देती हैं। आप तापमान का अंदाज भी शायद ना लगा पाएं, 10⁷। और अगर मैं गति की बात करूं तो यह बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लगभग प्रकाश के वेग जितने वेग से, यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक्सेलरेट करते हैं, त्वरित करते हैं, और ये फिर रिलीज होना स्टार्ट होते हैं। याद रखिए, ये जो फ्लेयर्स हैं या ये जो सौर ज्वालाएं हैं, ये एग्जैक्टली करती क्या हैं भाई? तो ये सौर ज्वालाएं जो है, जब पृथ्वी पर इनकी पहुंच होती है, जब ये पृथ्वी तक पहुंच पाती है, और एग्जैक्टली अगर मैं आपसे कहूं कि हर एक टाइम पर जब इनका फॉर्मेशन होगा, तो जरूरी नहीं है कि ये पृथ्वी पर संचार सेवाओं को बाधित करे। फाइन, ये जो तरंगे होती हैं, ये पृथ्वी पर पहुंचने पर हर एक प्रकार की दूसरी तरंग के संचार को बाधित कर देती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा हर संचार को बाधित करती हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर बार जब कभी चुंबकीय क्षेत्र में, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन है, उससे पृथ्वी पर प्रभाव आए। परंतु एग्जैक्टली अभी क्या हुआ था, तो वो ये था कि भाई आप पाएंगे कि सूर्य में जहां पर स्पॉट का फॉर्मेशन हुआ, वो पृथ्वी से बिल्कुल सीध पर था, यानी कि जब यहां से चुंबकीय तरंगों का उत्सर्जन स्टार्ट हुआ, यह उत्सर्जन बेसिकली मैसिव एनर्जी को पृथ्वी तक लेकर आया। अब जरा इस बात पर भी गौर करें
कि ऐसी तरंगे हमेशा हमारे ग्रह पर हो रहे तरंगों के संचार को बाधित नहीं कर पाती। रीजन इज कि पृथ्वी का अपना भी एक चुंबकीय क्षेत्र है जो कि एक प्रोटेक्टेड शील्ड की तरह कार्य करता है। पर कई बार आप पाएंगे कि यहां से जो उत्सर्जन होता है, यह उत्सर्जन बेसिकली इतना अधिक है कि हमारी जो शील्ड है वो इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब जो श्रेणीवार इसे विभाजित करा गया है, आप पाएंगे कि इन तरंगों को जो है, इन सौर ज्वालाओं को जो है वो 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। यहां देखें ध्यान से, तो एक होती है भाई एक्स श्रेणी की ज्वालाएं, और जो पहला विस्फोट मैंने आपको बताया, फाइन, ये पहला विस्फोट एक्स श्रेणी का विस्फोट था, जिस कारण और भी ज्यादा सौर ज्वालाएं आई। इसके पश्चात एक और होता है जिसे एम श्रेणी का फ्लेयर कहा जाता है। यह बेसिकली 10% होता है एक्स श्रेणी के फ्लेयर से, और सबसे जो कम कोटि का फ्लेयर है उसे सी कोटि का फ्लेयर कहा जाता है। यानी कि एक हायरार्की है, एक क्रम है उनकी उत्सर्जन की गई ऊर्जा के आधार पर। अब ये जो सौर ज्वालाएं हैं, इन सौर ज्वालाओं का फ्रीक्वेंटली फॉर्मेशन सूर्य में होता रहता है, जैसा मैंने आपको बताया। पर जरूरी नहीं है कि हर एक प्रकार की सौर ज्वाला पृथ्वी पर प्रभाव डाले, परंतु जब प्रभाव होता है तो यह दर्शाता है कि हम ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। हम जिस हथियार को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं, ऐसा मानते हैं कि किसी स्थान पर विध्वंस का सबसे बड़ा सूत्रपात जो है वो एक परमाणु हथियार करता है, उससे कई बार तो यह कहा जाता है कि उस हथियार से मिलियंस ऑफ टाइम्स, करोड़ों की संख्या में आप पाएंगे गुना ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं ये सौर ज्वालाएं। अब यहां ध्यान दें कि इस प्रकार की चीजें जो है वो आपके सोचने समझने के दायरे को इंक्रीज करती हैं। याद रखिए कि हर एक स्थान पर इसका प्रभाव समान नहीं हो सकता, परंतु प्रभाव होता जरूर है। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा है। अब अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान दें, जो स्टडी आईक्यू है इनके P2I बैचेस ये स्टार्ट हो चुके हैं 7 तारीख से। इनमें क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप इन P2I अर्थात प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी कराने वाले बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। याद रखिए कि इन बैचेस में आपको ना केवल प्री की, ना केवल मेंस की, इवन आपके इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन कराई जाएगी। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका प्री क्वालिफाई हो सके, आप बेटर मार्क्स के साथ प्री क्वालिफाई करें। इसे एश्योर करने के लिए इन बैचेस में SIP अर्थात सक्सेस इन प्रीलिम्स का प्रोग्राम जो है वो एडेड है। यानी कि आप प्री देने जाएंगे, आपका प्री देते समय आपने एक बार पूरे सिलेबस को, प्री मेंस के सिलेबस को कवर करा है। इतना ही नहीं, आपने उन बैचेस में एनरोल करने के साथ दोबारा प्री के सिलेबस को कवर करा। यानी कि आपका प्री का सिलेबस 2 बार कवर कराया जाएगा। और उसका कारण क्या है? ताकि आपको अगली सुविधा दी जाए जिसे कहा जाता है मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम। यहां ध्यान दें कि अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं भी होता तो भी बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है। आपका मेंस का सिलेबस आपको जिस पैटर्न में प्री पढ़ाया गया उसी पैटर्न में आप मेंस पढ़ रहे होंगे। लेकिन अगर प्री क्वालिफाई होता है तो स्टडी आईक्यू दोबारा आपको अपने प्रीमाइसेस में दिल्ली में बुलाएगा और सारी तैयारियां कराएगा आपके मेंस के लिए, आंसर राइटिंग से लेकर कंटेंट को इंप्रूव करने तक। ये सारी सुविधाएं जस्ट बाय द कॉस्ट ऑफ 27,999। केवल इस कॉस्ट पर आप जो है वो इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। सोच कर देखिए, टॉपिक्स को स्कैवेंजिंग करना, इधर उधर से उन्हें ढूंढना, पढ़ना, इसके बजाय कितना प्रोफेशनल मैनर होगा इस प्रकार से पढ़ाई करना। इस उम्मीद के साथ कि मैं आने वाले समय में आप सभी को इन बैचेस में देखने वाला हूं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।